Hi guys, this is Riya Deshwal and you are here at my channel Crux of English. So today we are going to study one of the most important topics that is frequently asked in NET examination as well as SSC examinations. It is also important for the students of different schools, especially in boards, and it is also important for people who are doing their graduation and has English as a subject or post graduation. So it is one of the most frequently asked questions, and so I will try to make you understand all of the figures of speech that I'm going to teach you today. So I am dividing this video into two parts. First, I'm going to take most used six figures of speech. So first, let me explain to you what figures of speech are. Okay. So figures of speech, or it's also called figurative language. So what a figurative language is, let's just break this word. What does this word come from? It comes from word figure. Now what do you understand by the word figure? A word figure makes you think of an image, or you can say that, okay, मैंने बोला there is an apple lying there. So when I said apple, you can think of it, you can imagine a figure or an image in your head of an apple lying on a table. Okay, but so this is what it is. Now let me explain to you the definition of figures of speech. So a phrase or a word used in a non-literal sense for rhetorical or rich effect. So a phrase, कोई भी ऐसा शब्द जो यूज होता है किसी भी एक सेंटेंस में या पोयम में या फिर किसी भी प्रोज में, जो एक्चुअली उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता. अब मैं आपको समझाती हूँ कि लिटरल मीनिंग क्या होता है. दो तरह के मीनिंग होते हैं, लिटरल और नॉन लिटरल. So I'll write a sentence here, and I hope that can make you actually understand better. He runs like a wind. Now he runs like a wind. अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे, लिटरल मीनिंग जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उसी हिसाब से आप इस सेंटेंस का मतलब निकालोगे, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो हवा की तरह भागता है. अब आपको पता है कोई हवा की तरह तो भाग नहीं सकता. इसका जस्ट मीनिंग क्या होता है, इसका जो दूसरा मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा दैट ही रन्स फास्ट. सो ये इसका नॉन लिटरल मीनिंग हो गया, ये फिगरेटिव मीनिंग हो गया, और ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया. ये डिफरेंस होता है फिगरेटिव लैंग्वेज में और लिटरल लैंग्वेज में. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इट इज एन एक्सप्रेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया. अब ये किस लिए यूज होता है, वो होता है रिटोरिकल या रिच इफेक्ट के लिए. रिच इफेक्ट क्या होते हैं, अब आप अपनी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं एंड यू वांट टू से दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सो यू कैन से इट इन टू डिफरेंट वेज. फर्स्ट यू कैन से शी इज ब्यूटीफुल, or you can say she looks like a rose. Now rose, what does rose mean? You know, rose is a flower that is supposed to be really beautiful and is a representation of friendship or love. So these are two different ways of saying something, but this one is a more beautiful, more rich effect. आप देखो कि हम उसको ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो एक रोज की तरह दिखती है. तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, दोनों चीज़ों की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, और इसकी वजह से जो आपको लैंग्वेज का इफेक्ट आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, जो इम्पैक्ट आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है. सो बेसिकली जो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है ये ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ की जाती है, पोएम्स में, या फिर जब लोग कोई बहुत ही
सोफिस्टिकेटेड या सुंदर चीज लिखना चाहते हैं, कोई प्रोज लिखना चाहते हैं, ये उसमें यूज की जाती है। सो हम अब आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के। सो फर्स्ट चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहले जो हम फिगर ऑफ स्पीच है वो हम सिमिली और मेटाफर पढ़ रहे हैं। मैंने इन दोनों को कंपैरिजन में इसलिए लिया है बिकॉज दे आर सपोज टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट देयर इज जस्ट one slight difference that you can see between simile and metaphor, and that I am going to explain to you right now. So what a simile is, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे से तो वो सिमिली कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे लाइक और एज। ये दो वर्ड्स हैं जो सिमिली में यूज किए जाते हैं। क्या है कि simile or metaphor, both of them are used for comparisons. Both of them say the same thing, that one thing is like another thing. Both of them say the same thing, but simile uses words like or as, whereas metaphor doesn't use these words. इसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं, लेकिन सिमिली में हम जो कंपैरिजन है वो इन वर्ड्स को यूज करते हुए करते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सिमिली में क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ एज ब्लाइंड एज अ बैट। एक बैट है, अब आपको पता है बैट क्या होती है, चमगादड़। तो चमगादड़ आपको पता है कि दिन में नहीं देख सकती, उसको सिर्फ रात को दिखाई देता है। तो व्हेन वी से एज ब्लाइंड एज अ बैट, इट मीन्स कि the person who we are talking about cannot even see, just like a bat cannot, right? As cold as ice, you know ice is the coldest thing, so it is as cold as ice. So वो इतना ठंडा है जितनी आइस ठंडी होती है। To eat like a bird, वो ऐसे खाता है जैसे बर्ड खाती है, जैसे बर्ड चुगती है। तो the bird eats in very small amounts, so he eats in small amounts. This is what is figurative language, you can see, because we can write he eats in small amounts. Both of them are saying the same thing, but this is the beautified version of this sentence. Okay, so as you can see in these all three of them examples, we have used the word as or we have used the word like for comparison. Okay, now let's come to metaphor. So what is a metaphor? The metaphor is the same thing. It is a comparison of two things. आप दो चीजों को compare कर रहे हैं, but इसमें क्या difference होता है, हम इसमें ना कोई भी word नहीं use करते comparison के लिए, हम direct comparison करते हैं। जैसे कि George is a sheep. George is a human being. Okay, so how can George be a sheep? तो क्या है कि आपको पता है कि शीप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि शीप भेड़ जो होती है वो हम कहते हैं ना कि वो भेड़ चाल में चल रहा है, वो अपना कुछ नया नहीं कर रहा है, वो बस भेड़ चाल में चले जा रहा है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं वो वहीं पे जाता है। तो ऐसे ही जॉर्ज जो है वो भेड़ चाल में चल रहा है, लेकिन वो अपना कुछ नया नहीं कर रहे। सो इफ दी person is representing the characteristics of a sheep, you can use this sentence and call it a metaphor. Now we could say George is a lion. So what are the characteristic features of a lion? Lion is the king of the jungle. So जब जॉर्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक लीडर बिहेव करता है, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं दैट जॉर्ज इज अ लायन. दैट वुड आल्सो बी अ मेटाफर. अनदर एग्जांपल इज अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट. हमने अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट से कंपेयर किया है. हमने अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट से कंपेयर किया है. अब मेल्टिंग पॉट क्यों कहा है हमने अमेरिका को? मेल्टिंग पॉट का क्या मतलब होता है? मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन उस पॉट में जो है वो चीज़ें एक साथ घुल रही हैं अभी. सो हम ऐसे क्यों कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स डिफरेंट डाइवर्सिटीज से प्रेजेंट है. वहाँ पे आपको एशियंस भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको अमेरिकन्स भी मिल जाएंगे, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, कैनेडियंस, आपको डिफरेंट
डाइवर्सिटी से लोग मिल जाएंगे, इसलिए हमने अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट से कंपेयर किया है. So that is the difference between simile and metaphor. Now let's move on. Now let's continue. The next we are going to study is hyperbole. What is hyperbole? So as you can see, if you break this word hyper is when the person is in a hyperactive condition or an extravagant condition. So अगर आप हिंदी में इसको देखो तो हाइपर जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और बोल अगर आप इसको हिंदी में पुट करना चाहो तो हम जो बहुत एग्जैजरेटेड होके बोलते हैं उसको हाइपर बोल बोलते हैं. ओके, so let's see. Figure of speech that uses an exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response. So कोई भी ऐसी figure of speech जिसमें actually जो लिखा हुआ है उससे वो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हमने उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में प्रेजेंट कर दिया है, तो उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं, जिससे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है रीडर के माइंड में. अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ही इज गॉट टन्स ऑफ मनी. अब आपको पता है कि टन्स ऑफ मनी तो किसी के पास नहीं होता, ऐसा तो है नहीं किसी ने कमरे भर भर के पैसे इकट्ठे करके रख रखे हैं. तो टन्स ऑफ मनी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बट it is presented as an hyperbole in an exaggerated tone. Okay, she is as big as an elephant. Now आपको पता है कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है, कोई एलिफेंट जितना बड़ा तो नहीं हो सकता. इट्स जस्ट दैट शी इज मे बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शी इज हेवी. सो इसका और इस सेंटेंस का दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये लिटरल मीनिंग है और ये फिगरेटिव मीनिंग है. ओके, अब यहाँ पे हम एक और फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आप देख पाए तो हमने यहाँ पे इसको कंपेयर किया है एलिफेंट से, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सिमिली. ओके, तो ये होता है हाइपरबोल. आगे बढ़ते हैं. What is alliteration? Now, alliteration is when there is a repetition of the same sound or syllable at the beginning of two or more words in a sentence. It's very simple. There is nothing to explain really. क्या होता है कि कोई भी words होते हैं सेंटेंस में, उनके स्टार्टिंग में जब कोई भी syllable या फिर कोई साउंड, syllable होता है जो भी साउंड क्रिएट होती है अल्फाबेट से, उनको syllables कहते हैं. तो उनके बिगनिंग में जब कोई वो रिपीटेशन होता है वर्ड्स के बिगनिंग में, तो उनको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. ओके, हम एग्जांपल देख लेते हैं. ये आपने टंग ट्विस्टर बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा. टंग ट्विस्टर्स में यूजुअली एलिट्रेशन ही यूज किया जाता है. आपने ये भी सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. तो आप देख सकते हैं कि च च च रिपीट हो रहा है. ऐसे ही इंग्लिश में भी जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे ये देखे, शी सेल्स seashells on the seashore. अब देख सकते हो एस 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 हर जगह ये रिपीट हुआ है, तो इसको हम alliteration बोलते हैं. ओके, मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए अब अगला वाला देखते हैं. ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब हम जानबूझ के दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज, दो आइडियाज जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो हम उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. इस वजह से क्या क्रिएट होता है, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है, जब हम दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ लाते हैं तो उसकी वजह से पैराडॉक्स क्रिएट होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमने बोला, हम बोलते हैं बिटर स्वीट. बिटर स्वीट क्या होता है, जैसे बिटर क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा, स्वीट का मतलब होता है मीठा. अब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, लेकिन हम ये एक साथ यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम उसको ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे. लिविंग डेथ. लिविंग डेथ
डेथ क्या होता है? किसी का मरना। और लिविंग होता है जीना। अब हम इसका आपको मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब होता है जैसे किसी की लाइफ है जो डेथ से वर्स है, तो हम उसको लिविंग डेथ बोलते हैं। साउंड्स ऑफ साइलेंस। अब साइलेंस की कोई साउंड तो होती नहीं है, साइलेंस का मतलब ही ये होता है कि कोई साउंड नहीं होगी, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक ही प्रोवर्ब में पुट कर दिया, तो हम उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं. So guys, I hope you liked the video, and if you did, please press that thumbs up button and press the subscribe button down there and the bell icon to get all the notifications of all the videos that I'm going to post in order to help you guys with all the English stuff. So thank you guys for watching.